नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हम अपनी एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम जो है वो टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे टॉपिक जो है दो टेंसेस हम एक साथ एक ही लेसन में पढ़ाएंगे, एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट, दो टेंसेस है। इससे पहले के जो बाकी तकरीबन 9 टेंसेस जो है, सब टेंसेस जो हैं वो हम पढ़ा चुके हैं। तो इसके बाद जो है सिर्फ एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रह जाएगा। तो शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस से। कंटिन्यूस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो पिछले दो जो कंटिन्यूस टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, तकरीबन उसी तरह से है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस वक्त जो काम हो रहा है हम उसके मुतालिक बात कर रहे थे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे थे। और माजी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम हो रहा था हम उसका ज़िक्र कर रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में जो है वो हम फ्यूचर टाइम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी काम प्रोग्रेस में होगा या हो रहा होगा तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। मैं आपको कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि एक टेंस दूसरे टेंस से या एक सब टेंस दूसरे सब टेंस से जो वेरी करता है वो अपने हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म की बुनियाद पे वेरी करता है। हर टेंस को अलग अलग अगर आप करेंगे तो आपको इन्हीं दो चीज़ों से पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है। तो पहले फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये देख लें आप, विल बी और शैल बी, ये इस्तेमाल होंगे। और साथ में जो वर्ब की फॉर्म है वो पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म कह लें या आईएनजी वाली फॉर्म कह लें, वो इस्तेमाल होगी विल बी के साथ भी और शैल बी के साथ भी। और विल और शैल का डिफरेंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि शैल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, और अगर वी होगा तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। तो सिर्फ आई और वी जब आपके सब्जेक्ट होंगे तो आप शैल इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि हर पर्सन के साथ, हर नंबर के साथ आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। आई और वी के साथ भी विल चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी आएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट आएगी। पहला सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द फार्मर्स विल बी प्लोइंग। प्लो जो कहते हैं वो हल चलाने को कहते हैं। तो किसान हल चला रहे होंगे। किसी भी एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो एक सेंटेंस है ना, जब बात लिखी जाती है या बोली जाती है तो पूरा एक सीक्वेंस चलता है। तो फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम का ज़िक्र आया तो उसमें बताया कि उस वक्त क्या हो रहा होगा, तो उसके लिए आप कहेंगे कि किसान हल चला रहे होंगे। आगे चाहे तो लिख सकते हैं कि इन द फील्ड, खेत में हल चला रहे होंगे, ठीक है ना, इन द फील्ड, खेत में हल चला रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये मैं आपको साथ साथ ट्रांसलेशन इसलिए बता रहा हूँ
कि आप इसी तरह के सेंटेंसेस जो है ना वो मज़ीद कम से कम 10 to 15 सेंटेंस जो है वो हर टेंस के बनाएंगे, तब आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ जाएगा। आपने देखा कि दोनों सेंटेंसेस में विल बी इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की है हमने, और बाकी सेंटेंस सब्जेक्ट अपनी जगह पे आ गया, और द फार्मर सब्जेक्ट है, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, और बाकी चीज़ें ऐसा। द चाइल्ड विल बी क्राइंग। बच्चा रो रहा होगा, ठीक है। तो किसान खेत में हल चला रहे होंगे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, बच्चा रो रहा होगा। ये फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो इसी तरीके से इट विल बी रेनिंग, बरसात हो रही होगी, और वी शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशन, हम इम्तहान दे रहे होंगे। अगले साल इस महीने में हम इम्तहान दे रहे होंगे, ठीक है, या अगले साल या अगले महीने इस तारीख को हम इम्तहान दे रहे होंगे। तो फ्यूचर के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ गई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो आप बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये चीज़ आ गई होगी, क्योंकि टेंसेस का ट्रेंड जो है वो अब आपको समझ जाना चाहिए। हम काफ़ी सारी वीडियोस टेंसेस पे जो है वो अपलोड कर चुके हैं। अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट की जब बात आती है तो फिर मैं वही मिसाल दूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कमोवेश नेचर के हिसाब से एक जैसे सेंटेंसेस हैं। परफेक्ट बनता ही जब है कि जब दो टेंसेस मिलते हैं, यानी दो मुख्तलिफ टाइम मिलते हैं आपस में। प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता था कि प्रेजेंट के साथ जो है जब पास्ट मिलता था, या पास्ट के किसी काम का प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ होता था, या उसका रिज़ल्ट उस पे प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता था, या उसके असरात जो है वो प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखते थे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया करते थे। इसी तरीके से पास्ट में था, एक नियर पास्ट में अगर फार पास्ट का कोई एक्शन जो है वो असरअंदाज होता था, या उसका ज़िक्र आता था, या उसकी असरात पड़ते थे, या उसके नताइज उस पर पड़ते थे, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट दोनों टेंसेस पे हमारी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर में भी इसी तरीके से जब आप एक किसी ख़ास लम्हे पे ये सोच रहे होंगे कि वो काम जो है वो हो चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द peon will have rung the bell. The peon will have rung the bell. peon जो है वो घंटी बजा चुका होगा। The peon will have rung the bell. अब देख लीजिए यहाँ पर वही चीज़ है। जिस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी इस्तेमाल हुआ करता था, तो यहाँ अब हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज हो गया। विल के साथ विल बता रहा है कि फ्यूचर है, और विल के साथ हैव आ गया तो ये बता रहा है कि परफेक्ट है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर परफेक्ट में आप देखते आ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में भी जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें इस पर कि द पियोन विल हैव रंग द बेल। वी आर ऑलरेडी लेट। व्हेन वी रीच्ड एट द स्कूल द पियोन विल हैव रंग द बेल। जब हम पहुँचेंगे स्कूल, ये भी फ्यूचर में होगा, लेकिन बेल बजने वाला काम उससे भी पहले हो चुका होगा। तो फ्यूचर के भी दो पॉइंट ऑफ टाइम आपस में उनका ताल्लुक बन रहा है, ठीक है। ही विल हैव solved
all the sums. इसकी कुछ शक्ल ख़राब हो गई। He will have solved all the sums. वो तमाम सवालात हल कर चुका होगा। अब आप चाहें कब की बात कर रही हैं? पेपर ख़त्म होने से 1 घंटा पहले, ठीक है? या पेपर ख़त्म होने की जब बेल बजेगी तो वो तमाम सवाल हल कर चुका होगा। तो इस तरह से जो है वो आपने देखा कि ये वही विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, सम्स क्यों कह रहे हैं हम सवालात को? हम यहाँ पर आंसर्स क्वेश्चंस क्यों नहीं कह रहे? क्वेश्चंस जो होते हैं उनके रिप्लाई दिए जाते हैं। ये मैथ्स का पेपर बज़ाहिर लग रहा है। सॉल्व जो किए जाते हैं वो सम्स होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते। क्वेश्चन जो है वो आंसर किए जाते हैं या रिप्लाई किए जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गए। इसके बाद देखिए, द मैच विल हैव एंडेड। विल हैव और एंडेड थर्ड फॉर्म। मैच ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है? तो अब ये भी किसी मखसूस टाइम की बात हो रही है कि जब मैं घर पहुंचूंगा और टीवी ऑन करूंगा तो मैच ख़त्म हो चुका होगा। तो घर पहुंचना और मैच का ख़त्म होना 2 मुख्तलिफ एक्शन है, उनका आपस में ताल्लुक़ बन रहा है। उस वक्त की बात हो रही है फ्यूचर में कि जब मैं घर पहुंचूंगा और टीवी ऑन करूंगा। द मैच विल हैव एंडेड। I shall have finished my homework before the match starts. I shall have, यह हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा, I shall have finished my homework, एक सेंटेंस तो एक्चुअली यहाँ पर ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने इस कंजक्शन से जोड़ा है इसको और एक और सेंटेंस में शामिल किया है कि जब मैच शुरू होगा तो मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँगा, ठीक है? जब मैच शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको विल नज़र नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर ये जो कंजक्शन है बीच में, जिससे 2 सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं, उसके बाद वाला सेंटेंस में कभी भी विल नहीं आएगा। उर्दू में चाहे आप उसको गा गी गे से फ्यूचर में ही ट्रांसलेट करेंगे। तो मैच शुरू होने से पहले मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होऊंगा, ठीक है? तो उससे कंजक्शन के बाद वाला, कंजक्शन में 2 हो सकते हैं, एक सेंटेंस में आपको और लिखूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। बिफोर भी आता है, व्हेन भी आता है, और ये पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता था और यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट में भी इसी तरीके से। और ये परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में आमतौर पे इस तरह से बताते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है। तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, याद रखिएगा। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। द बिफोर द मैच स्टार्ट्स, याद होगा आपको, SEIES लगाते थे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता था। एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर में किस वक्त की बात कर रहे हैं? When I reach at the station. The train will have left, ट्रेन जा चुकी होगी जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा।
जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा, आप देखिए उर्दू में तो आप कह रहे हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा, लेकिन व्हेन अगेन एक कंजक्शन, ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे, और कंजक्शन के बाद वाला जैसे बिफोर के बाद वाला था, तो व्हेन आई रीच, व्हेन आई शैल रीच नहीं होगा, ठीक है, या अगर यहाँ पर ही होता तो व्हेन ही रीचेज हो जाता ही है। तो कंजक्शन के बाद वाला फ्यूचर परफेक्ट में जो पार्ट होगा वो हमेशा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे या प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। इसी सेंटेंस को दोनों सेंटेंस जो है इसको दो मुख्तलिफ तरीके से हम और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, व्हेन आई रीच एट द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। सेंटेंस को यूं भी शुरू कर सकते हैं आप, व्हेन आई रीच एट द स्टेशन, लेकिन चूंकि व्हेन के बाद वाला हिस्सा उसके साथ है, वो हिस्सा बिल्कुल उसी तरीके से व्हेन के साथ है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो व्हेन के बाद वाला पार्ट है। अब ये जो है वो हमने इसको, क्योंकि कंजक्शन शुरू में आ गया है, तो इस दोनों सेंटेंसेस को कॉमा से सेपरेट कर दिया है। व्हेन आई रीच एट द स्टेशन, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कॉमा से सेपरेट किया। जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी होगी। इस सेंटेंस को भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। बिफोर द मैच स्टार्ट्स, बिफोर द मैच स्टार्ट्स, अच्छा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आई कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई शैल हैव, यहाँ से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, बिफोर द मैच स्टार्ट्स कॉमा आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। बिफोर के बाद वाला पार्ट फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। सेंटेंस को हम इसको यहाँ ले जाते हैं, बिफोर द मैच स्टार्ट्स कॉमा आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। जब कंजक्शन से ही सेंटेंस शुरू करेंगे आप, तो फिर एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद जो है वो कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। अदरवाइज़ अगर कंजक्शन दरमियान में आता है तो फिर कॉमा की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टेंसेस जो है फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।